अगर राजा तेनालीराम की बात न मानते तो 50,000 सोने के सिक्के एक आलसी घोड़े पर बर्बाद हो जाते। जानिए कैसे तेनालीराम ने एक चालाक व्यापारी की पोल खोली। तेनालीराम और बेशकीमती घोड़े की कहानी। तेनालीराम और बेशकीमती घोड़ा। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का वह स्वर्णिम राज्य जो अपने समय में कला, संस्कृति, व्यापार और वीरता का केंद्र था। यहाँ के राजा कृष्णदेव राय न केवल युद्ध कुशल थे बल्कि घोड़ों के बड़े शौकीन भी थे। उनका अस्तबल अलग अलग देशों और प्रांतों के चुने हुए घोड़ों से भरा था। अरबी नस्ल के तेज घोड़े, राजपूताना के युद्ध घोड़े और सिंधु घाटी से आए मजबूत काले घोड़े। लेकिन राजा की आदत थी कि वे कोई भी चीज बिना परखे नहीं खरीदते और उनकी परख का सबसे भरोसेमंद हथियार था उनके दरबार का सबसे चतुर, हाजिर जवाब और हास्यप्रिय मंत्री तेनालीराम। वह एक सुनहरी सुबह थी। महल के आंगन में सैनिकों की तलवारों की चमक पड़ रही थी और हवा में फूलों की खुशबू फैली थी। महल के बड़े दरवाजों से अंदर आने जाने वालों की भीड़ लगी थी। किसान अपनी फसल की भेंट लाते, व्यापारी दूरदराज से अपने सामान बेचने आते और कलाकार राजा को अपने हुनर का प्रदर्शन करने। इसी चहल पहल के बीच एक अनोखी खबर महल में फैल गई। एक व्यापारी दूर देश से ऐसा घोड़ा लाया है जैसा किसी ने आज तक नहीं देखा। उसकी कीमत सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाए। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। वे तुरंत दरबार के मुख्य दीवान को बुलाकर बोले, देखो, अगर घोड़ा सचमुच असाधारण है तो हमें उसे देखना चाहिए, मगर पहले परखना जरूरी है। तेनालीराम को बुलाओ। थोड़ी ही देर में दरबार के विशाल कक्ष में एक लंबा चौड़ा, गोरी दाढ़ी वाला व्यापारी प्रवेश करता है। उसकी पगड़ी पर मोती जड़े थे, हाथ में चमकदार चाबुक और पीछे एक नौकर रस्सी से थामे हुए घोड़े को चला रहा था। जैसे ही घोड़ा दरबार में आया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद था, अयाल चांदी की लहरों सा लहराता और आंखों में अजीब सा नीला प्रकाश। घोड़े के खुर ऐसे लगते जैसे पॉलिश्ड पत्थर हों। व्यापारी ने झुककर कहा, महाराज, यह है सफेद बादल। यह केवल घोड़ा नहीं बल्कि राजाओं का राजा है। इसकी चाल रेशम जैसी और रफ्तार बिजली जैसी है। राजा ने प्रभावित होकर पूछा, और इसकी कीमत? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। पूरा दरबार हलचल से भर गया। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं यानी इतना धन जिससे कई गांवों की साल भर की जरूरतें पूरी हो जाएं। राजा ने मन ही मन सोचा, सुंदर है, लेकिन सुंदरता के पीछे सच्चाई भी होनी चाहिए। कीमत इतनी है तो कहीं व्यापारी कोई चाल तो नहीं चल रहा? उन्होंने पास खड़े तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली, तुम मेरी आंख और कान हो। इस घोड़े को लेकर मैदान में जाओ, इसकी चाल ढाल परखो और सच सच बताओ कि हमें यह खरीदना चाहिए या नहीं। तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, मैं अभी इसकी असली रफ्तार और चाल लेकर लौटता हूं। तेनालीराम ने घोड़े पर सवारी जमाई। जैसे ही वे महल के द्वार से बाहर निकले, शुरुआत में घोड़ा बड़ी शान से चला। उसकी गर्दन ऊंची, खुरों की आवाज मानो संगीत पैदा कर रही थी। नौकरों और गांव के लोगों ने वाह वाह की आवाजें निकाली। लेकिन जैसे ही तेनालीराम ने हल्के से लगाम खींची और पैर दबाकर उसे दौड़ाने की कोशिश की, घोड़ा 2 कदम तेज भागा, फिर अचानक रुक गया। उसने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पत्तियां सूंघी, फिर धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगा। तेनालीराम ने कहा, अरे महाराज के भावी साथी, जरा रफ्तार दिखाओ। घोड़ा फिर 2 कदम चला, फिर एक जगह ठिठक कर पक्षियों को देखने लगा।
ऐसा लगा जैसे हर 5 कदम पर वह प्रकृति दर्शन करना चाहता हो। तेनालीराम को शंका हुई कि कहीं यह घोड़ा आलसी तो नहीं। उन्होंने पास के गांव में एक साधारण घोड़े वाले किसान को बुलाया और कहा, भाई, क्या तुम अपने घोड़े को इस बादल से दौड़ाना चाहोगे? किसान ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं मंत्री जी, लेकिन मेरा घोड़ा साधारण है। मुकाबला शुरू हुआ। किसान का घोड़ा पलक झपकते ही आगे निकल गया। बेशकीमती सफेद बादल अभी भी आराम से चल रहा था, मानो कह रहा हो, जल्दी में क्यों हो, जिंदगी का मजा लो। गांव के बच्चे हंसने लगे। अरे मंत्री जी, यह तो धीमी आंधी निकला। तेनालीराम समझ गए कि व्यापारी राजा को सुंदरता और झूठे दावों से फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे सीधे कह देंगे कि घोड़ा बेकार है तो व्यापारी बहाने बनाने लगेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि बात ऐसे कहनी है कि व्यापारी की पोल भी खुले और राजा भी हंस पड़े। महल लौटकर तेनालीराम घोड़े से उतरे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने पूछा, तो तेनाली, क्या यह घोड़ा बिजली जैसी रफ्तार वाला है? तेनालीराम ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैंने ऐसा घोड़ा जीवन में नहीं देखा। यह हर 5 कदम पर रुककर आपको आसपास के सुंदर नजारे देखने का मौका देता है। यात्रा कभी उबाऊ नहीं होगी। पेड़, फूल, चिड़िया सबका आनंद ले पाएंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी हंसते हुए बोले, तो इसका मतलब यह आलसी है? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, आपने खुद निष्कर्ष निकाल दिया महाराज। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मैं कीमत घटा सकता हूं। राजा ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, हमें अपने युद्ध घोड़े तेज चाहिए, पर्यटक नहीं। अपने सफेद बादल को लेकर वापस जाओ। व्यापारी निराश होकर दरबार से चला गया। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, अगर तुम समय रहते सच न बताते तो हमारा खजाना इस आलसी घोड़े पर बर्बाद हो जाता। तुम्हारी चतुराई के लिए यह इनाम। उन्होंने तेनालीराम को चांदी के सिक्कों की थाली और रेशमी वस्त्र भेंट किए। कहानी की सीख। उस शाम तेनालीराम ने अपने मित्रों से कहा, सच्चाई को सही समय पर बताना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप सही वक्त पर सच नहीं कहते तो बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। विजयनगर की गलियों में लोग इस किस्से को सुनकर कहते, तेनालीराम केवल बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था और उस साम्राज्य की बागडोर राजा कृष्णदेव राय के हाथ में थी। एक दिन उनके राज्य में एक अरबी व्यापारी घोड़े बेचने आया। उसने राजा के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की कि महाराज कृष्णदेव उसके सभी घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। राजा ने व्यापारी की बातों में आकर सारे घोड़े खरीद तो लिए, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल यह थी कि सभी घोड़ों को रखा कहाँ जाए। दरअसल घोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि राजा का घुड़साल उन सभी घोड़ों को रखने के लिए बहुत छोटा था। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने एक उपाय निकाला और सभी दरबारियों के साथ पूरी प्रजा को हाजिर होने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही मंत्रियों और राज दरबारियों के साथ पूरी प्रजा अपना सारा कामधाम छोड़कर राजमहल के बाहर जमा हो गई। इसके बाद राजा कृष्णदेव वहां पहुंचे और कहा, मैंने आप सभी को एक जरूरी काम देने के लिए यहाँ बुलाया है। इतना कहकर राजा ने सभी के सामने अपनी बात रखी, हमने अरबी घोड़ों की एक खेप खरीदी है। ये सभी घोड़े बहुत लाजवाब और बेशकीमती हैं, लेकिन अफसोस हमारे घुड़साल में इन सभी को रखना संभव नहीं।
नया घुड़साल तैयार होने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ हमारी प्रजा भी 3 महीने के लिए इन घोड़ों की देखभाल करे। इसके लिए राज दरबार के खजाने से हर महीने सभी को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। महीने में एक सोने के सिक्के के बदले घोड़ों को संभालना और उनके चारे पानी का प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कोई भी इस संबंध में कुछ न बोल सका, क्योंकि आखिर राजा का आदेश जो था। फिर क्या सभी एक एक घोड़ा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। वहीं एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। वह अपने घोड़े को ले गया और घर के पीछे घासपूस की छोटी सी घुड़साल बनाकर घोड़े को वहां बांध दिया। राज्य की सारी प्रजा राजा के क्रोध से बचने के लिए अपना पेट काटकर घोड़ों की खूब सेवा करने लगी। वहीं तेनालीराम घुड़साल में बनी छोटी सी खिड़की से घोड़े को हर रोज थोड़ा सा ही चारा देता। देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए। समय पूरा होने के बाद सभी को राजमहल फिर से बुलाया गया। राजा का आदेश सुनकर सभी अपना अपना घोड़ा ले राजमहल पहुंच गए, लेकिन तेनालीराम खाली हाथ ही पहुंचा। तेनालीराम के साथ घोड़ा न देख राजा हैरान हुए और उससे घोड़ा न लाने की वजह पूछी। राजा के सवाल पर तेनालीराम बोला, महाराज, घोड़ा काफी बिगड़ैल और खूंखार हो चला है, इसलिए अपने साथ लाना तो दूर, मेरी उसके घुड़साल में जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम की बात सुनते ही राजगुरु बोले, महाराज, तेनालीराम झूठ बोल रहा है, हमें खुद जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर राजा कृष्णदेव उन्हें खुद तेनालीराम के घर जाकर सच्चाई का पता लगाने को कहते हैं। राजा के आदेश पर राजगुरु तेनालीराम के साथ कुछ दरबारियों को लेकर उसके घर की ओर चल देते हैं। तेनालीराम के घर पहुंच जैसे ही राजगुरु की नजर वहां बने घुड़साल पर पड़ी, वह बोले, मूर्ख तेनाली, इस छोटी सी कुटिया में घोड़े को रखा है और तुम इसे घुड़साल कह रहे हो। राजगुरु की बात पर तेनालीराम बोला, राजगुरु, आप बहुत ही विद्वान हैं, तो आपको अधिक पता होगा। मैंने यह कुटिया घोड़े को रखने के उद्देश्य से बनाई, इसलिए इसे घुड़साल कह दिया, लेकिन घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। इसलिए पहले आप उसे खिड़की से झांक कर देख लें, उसके बाद ही इस कुटिया के अंदर जाएं। राजगुरु तेनालीराम की बात मानकर घोड़े को देखने के लिए घुड़साल की खिड़की के पास जैसे ही अपना चेहरा लाते हैं, भूखा घोड़ा लपककर उनकी दाढ़ी मुंह से पकड़ लेता है। राजगुरु अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। ऐसे में जब हर जतन करने के बाद भी घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता, तो एक दरबारी अपनी तलवार से राजगुरु की दाढ़ी काट देता है और घोड़े से उनकी जान छूटती है। घोड़े से किसी तरह जान बचने के बाद राजगुरु साथ आए कुछ दरबारियों को घोड़े को महल ले चलने का आदेश देते हैं। तेनालीराम का घोड़ा पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाता है। 3 महीने से घोड़े को ठीक से चारा पानी न मिलने की वजह से वह बहुत ही दुबला पतला दिख रहा था। जब राजा घोड़े की यह हालत देखते हैं, तो तेनाली से इसके पीछे की वजह पूछते हैं। राजा के सवाल पर तेनाली जवाब देता है, मैंने घोड़े को हर रोज थोड़ा ही चारा दिया, जिस प्रकार आपकी प्रजा कम भोजन में गुजारा करती है। इस कारण घोड़ा कमजोर और बिगड़ैल हो गया। तेनालीराम ने कहा, राजा का धर्म प्रजा की सुरक्षा और देखभाल करना होता है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। घोड़ों की देखभाल करने का आदेश देकर घोड़े तो शक्तिशाली और बलवान हो गए, लेकिन उनकी देखभाल करने के चक्कर में भरपेट भोजन न कर पाने के कारण प्रजा दुर्बल हो गई। महाराज कृष्णदेव को अब तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने अपनी प्रजा से इस गलती के लिए क्षमा मांगी और तेनालीराम की बुद्धिमानी के लिए उसे सम्मान के रूप में इनाम दिया। तेनालीरामा और खूंखार घोड़ा कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि उसके दुष्परिणाम किसी और को न भुगतने पड़े। अकबर बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर और उनके प्रसिद्ध दरबारी बीरबल के किस्से हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा रहे हैं। अकबर का साम्राज्य अपनी राजनीति, प्रशासन और महान सम्राट की समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। वहीं बीरबल का नाम उनके बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी के लिए लिया जाता है। अकबर और बीरबल के रिश्ते न केवल राजनैतिक स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बेहद मजबूत और गहरे थे। बीरबल ने अकबर की हर कठिनाई में सहायता की और अपने चतुर उत्तरों और समाधान से अकबर का दिल जीता। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के रिश्ते की एक महत्वपूर्ण कहानी पर प्रकाश डालेंगे। कहानी 1, अकबर और बीरबल का परिचय। सम्राट अकबर का नाम इतिहास में एक महान शासक के रूप में लिया जाता है। वह 1556 से 1605 तक भारत के मुगल साम्राज्य के सम्राट रहे। अकबर का शासन न केवल सैन्य विजय पर आधारित था, बल्कि उन्होंने विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उनकी प्रजा के लिए किए गए नीतिगत सुधार और शासन व्यवस्था उन्हें महान शासकों की श्रेणी में लाते हैं। वहीं बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह अकबर के दरबार में सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। बीरबल की चतुराई और दयालुता के कारण वह अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बन गए। वह हमेशा अपने चातुर्य और सुलझे हुए दृष्टिकोण से अकबर के सवालों का उत्तर देते थे। उनके द्वारा किए गए निर्णय अकबर को हमेशा संतुष्ट करते थे और उन्होंने कई कठिन समस्याओं का समाधान निकाला। कहानी 2, अकबर और बीरबल का बुद्धिमत्ता का परीक्षण। एक बार सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक बार बुद्धिमत्ता के परीक्षण में डाला जाए। अकबर ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, जिसका उत्तर पाने के लिए कोई भी आम आदमी मुश्किल में पड़ सकता था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। मुझे यह बताओ कि ऐसा क्या है जो हर किसी को चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा वह उसे पाने की कोशिश करता है, वह उतना ही दूर हो जाता है। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह आशा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, आशा? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, सम्राट, आशा एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए होती है। चाहे वह एक राजा हो या एक साधारण व्यक्ति,
हर कोई अपनी उम्मीदों, इच्छाओं और सपनों के पीछे दौड़ता है, लेकिन जितना ज्यादा वह अपनी इच्छाओं को पाने की कोशिश करता है, उतना ही वह उनसे दूर हो जाता है। यह आशा ही है जो हमेशा मनुष्य के साथ बनी रहती है और कभी पूरी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उनका जवाब सही माना। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक चतुर मंत्री हैं, बल्कि उनकी गहरी समझ और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी उन्हें महान बनाता है। कहानी 3 बीरबल की चतुराई का दूसरा उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे हम यह जान सकें कि हमारे दरबार में कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने सोचा और फिर एक दिन दरबार में एक बड़ी सभा आयोजित की। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक बर्तन में कुछ चावल देने को कहा और कहा, ये चावल आपके ईमान का प्रतीक हैं। आप सभी को यह चावल लेकर उस स्थान पर जाना है जहां आग जल रही है, लेकिन ध्यान रखना, चावल को आग में डालना नहीं है। बस वहां जाकर चावल लेकर लौट आइए। सभी दरबारी चावल लेकर उस स्थान पर गए, लेकिन बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि केवल एक दरबारी को आग के पास जाने दिया जाए। बाकी सभी दरबारियों को बीरबल ने रोक लिया। बीरबल ने उन दरबारियों से कहा कि जो चावल को जलते हुए आग में डालने से डरते हैं, वे झूठे हैं, क्योंकि सच्चे व्यक्ति को अपनी ईमानदारी पर विश्वास होना चाहिए और उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आखिरकार बीरबल ने अकबर को बताया कि यह परीक्षण दरबारियों के ईमान का माप है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी का कभी डर नहीं होता और यही सिद्धांत किसी भी इंसान के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहानी 4 बीरबल का दिल से दयालुता। अकबर और बीरबल के रिश्ते केवल बुद्धिमत्ता और चतुराई तक सीमित नहीं थे, बल्कि बीरबल का दिल भी बहुत दयालु था। वह गरीबों, जरूरतमंदों और अनाथों की मदद करते थे। एक दिन एक गरीब आदमी दरबार में आया और बीरबल से सहायता की मांग की। बीरबल ने तुरंत उसे मदद दी और अकबर से कहकर गरीब को एक बड़ा उपहार दिलवाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इस व्यक्ति को क्यों मदद कर रहे हो, जबकि वह किसी भी प्रकार से हमारी प्रजा नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, सम्राट, यह हमारी सच्ची प्रजा है। वह गरीब है, लेकिन उसका दिल साफ है। मदद करना इंसानियत का काम है और यही हमारी सच्ची प्रजा है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उनके दिल से मदद करने के दृष्टिकोण की सराहना की। बीरबल की दयालुता और समझदारी ने अकबर को हर मोड़ पर प्रभावित किया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल के किस्से न केवल उनके समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं, बल्कि मानवता, चतुराई, ईमानदारी और दयालुता के भी महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बीरबल का नाम इतिहास में सदैव रहेगा, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता ने न केवल अकबर को बल्कि संपूर्ण साम्राज्य को प्रभावित किया। उनकी कहानियां हमें जीवन में सच्चाई, समझदारी और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देती हैं। कहानी 5 अकबर और बीरबल की परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। वह जानना चाहते थे कि क्या बीरबल उनकी सहायता कर सकते हैं। यदि कोई समस्या सम्राट के समक्ष आए तो क्या वह अपने नायक की तरह त्वरित निर्णय ले सकेंगे। अकबर ने यह सोचा कि बीरबल की चतुराई और सूझबूझ का परीक्षण किया जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम्हारे पास हजारों सैनिक हों और तुम्हारे सामने एक दुश्मन खड़ा हो तो तुम क्या करोगे। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सम्राट, मैं पहले यह देखूंगा कि दुश्मन कितने मजबूत हैं और फिर उन सैनिकों को सबसे रणनीतिक स्थानों पर तैनात करूंगा।
लेकिन एक बात और है, मैं यह नहीं भूलूंगा कि एक सैनिक की चतुराई और साहस की तुलना किसी संख्या से नहीं की जा सकती। अकबर को बीरबल का उत्तर बेहद संतोषजनक लगा, लेकिन उनका मन कुछ और जानने के लिए इच्छुक था। उन्होंने बीरबल से एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें हम एक अच्छे शासक के रूप में अपनाएं? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, सम्राट, एक अच्छे शासक के लिए सबसे जरूरी गुण होते हैं न्याय, दया, समझदारी और प्रजा की भलाई के लिए काम करना। इन गुणों का पालन करते हुए एक शासक अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है और समाज में शांति स्थापित कर सकता है। कहानी 6, एक और चुनौती। सम्राट अकबर ने सोचा कि अब वह बीरबल को एक और चुनौती देंगे जो उनके विवेक और सूझबूझ को परखने का एक और तरीका हो। अकबर ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा, बीरबल, तुम यह बताओ कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे जितना अधिक लाओ वह उतना ही कम होता जाए। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सम्राट, वह वस्तु आशा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, आशा? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, सम्राट, आशा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के अंदर हमेशा होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी आशाओं और उम्मीदों के पीछे भागता रहता है, लेकिन जितना ज्यादा वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, उतना ही वह उनसे दूर हो जाता है। आशा कभी पूरी नहीं होती और यही कारण है कि यह चीज जितनी अधिक होती है उतनी ही कम होती जाती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह जवाब न केवल अकबर के लिए बल्कि उनके दरबार के सभी लोगों के लिए एक बड़ी सीख थी। कहानी 7, बीरबल का दिल से न्याय। अकबर और बीरबल के रिश्ते सिर्फ राजनीति और चतुराई तक सीमित नहीं थे। बीरबल का दिल बहुत दयालु था और वह हमेशा प्रजा के भले के लिए काम करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्याय। न्याय से किसी भी समाज में शांति और समृद्धि का निर्माण होता है। बिना न्याय के किसी भी समाज में भ्रष्टाचार और अराजकता फैल सकती है। सम्राट अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से सुना और उनका आदर किया। वह हमेशा बीरबल की सलाह पर ध्यान देते थे, क्योंकि उन्हें बीरबल पर विश्वास था कि वह हमेशा प्रजा की भलाई के लिए सही मार्गदर्शन देंगे। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की जोड़ी न केवल इतिहास में प्रसिद्ध हुई बल्कि उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किस तरह से एक चतुर और न्यायप्रिय व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को हमेशा माना और उनकी सलाहों पर अमल किया। बीरबल की चतुराई, समझदारी और दयालुता ने उन्हें केवल अकबर का प्रिय मंत्री ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े ज्ञातियों में से एक बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता, न्याय और दयालुता से। भाग 1, बीरबल की नियुक्ति। बादशाह अकबर के दरबार में कई विद्वान, मंत्री और दरबारी थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजा को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाता था। एक दिन एक साधारण लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति महेशदास दरबार में आया। उसने अपने चतुर उत्तरों से बादशाह को प्रभावित किया। अकबर ने उसे दरबार में शामिल किया और उसे बीरबल की उपाधि दी। भाग 2, बीरबल की पहली परीक्षा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए उससे एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन से काम में लगे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाने में लगे हैं। अकबर को यह उत्तर बेहद पसंद आया और उन्होंने बीरबल को मुख्य सलाहकार बना दिया। भाग 3, सबसे बड़ा मूर्ख कौन?
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ दिनों बाद एक साधारण किसान को दरबार में लेकर आया। अकबर ने पूछा, क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह, असली मूर्ख वह है जो अपनी कड़ी मेहनत से सोना कमाकर इसे अनावश्यक चीजों में बर्बाद करता है। जैसे कि एक राजा जो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को परखने में समय गंवाता है। अकबर हंस पड़े और बीरबल को पुरस्कार दिया। भाग 4, खिचड़ी कब पकेगी? एक सर्दी की रात अकबर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। एक गरीब आदमी इस चुनौती के लिए तैयार हुआ। वो पूरी रात तालाब में खड़ा रहा और अगली सुबह दरबार में इनाम लेने आया। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? गरीब ने कहा, महल की जलती हुई लौ देखकर मैंने हिम्मत रखी। अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया, यह कहकर कि वो लौ की गर्मी से बचा था। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने अकबर के लिए खिचड़ी पकाने का नाटक किया। अकबर ने देखा कि हांडी आग से कई फीट ऊपर लटक रही थी। अकबर ने कहा, ऐसे खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब इतनी दूर की लौ से खिचड़ी नहीं पक सकती तो महल की लौ से गरीब कैसे गर्म हो सकता था? अकबर को अपनी गलती समझ आई और उसने गरीब को इनाम दिया। भाग 5, आधा आम उपहार। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उसे आधा कटा हुआ आम भेंट किया। बीरबल ने वो आम लेकर घर चला गया और अगले दिन दरबार में लौटा। अकबर ने पूछा, बीरबल, मेरे उपहार का क्या किया? बीरबल बोला, जहां पनाह, आधे आम को खाया, आधे को गरीबों में बांट दिया, गुठली को रोप दिया और छिलके को सुखाकर दवा बना लिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर खुश हुए और उसे इनाम दिया। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता ने अकबर के दरबार को रोशन किया। उनकी कहानियां आज भी हमें चतुराई, न्याय और बुद्धि का पाठ पढ़ाती है। भाग 6, बीरबल की दरबार में एंट्री। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक छोटे से गांव में जन्मे थे। उनकी बुद्धिमानी बचपन से ही प्रसिद्ध थी। जब वे बड़े हुए तो उनकी चतुराई की खबर सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कुछ कठिन प्रश्न पूछे। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल, महाराज, मृत्यु। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। अकबर ने उनकी समझदारी को देखकर उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। भाग 7, बीरबल की पहली परीक्षा। अकबर को अपनी प्रजा से संवाद करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा मुझसे कितना प्रेम करती है। बीरबल ने एक योजना बनाई और घोषणा करवा दी कि सम्राट अपने जन्मदिन पर यमुना नदी में एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करेंगे और सभी को उसमें दूध डालने के लिए कहा। अगली सुबह जब अकबर नदी पर पहुंचे तो देखा कि नदी में केवल पानी था। सभी ने सोचा था कि बाकी लोग दूध डालेंगे तो अगर वे केवल पानी डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी प्रजा आपको उतना प्रेम करती है जितना कि उसे अपने कर्तव्यों का एहसास है। भाग 8, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा मूर्ख हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं उसे जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर आए। अकबर, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल, महाराज, यह आदमी अपने सिर पर एक बड़ा पत्थर रखकर घूमता है क्योंकि इसे लगता है कि यदि उसने पत्थर हटा दिया तो ये उड़ जाएगा। दरबार में ठाके गूंज उठे और अकबर ने बीरबल को एक कीमती हार भेंट किया। भाग 9, सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, समय के साथ सब बदल जाता है।
अकबर ने इस उत्तर से सहमत होते हुए कहा, तुम सच कहते हो। बीरबल। भाग 10। बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे इस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी ढूंढकर लाए। बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में लाकर कहा, महाराज, ये आदमी सबसे मूर्ख है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ये आदमी अपनी छड़ी को घोड़ा समझकर दौड़ाता है। दरबार में हंसी फैल गई और अकबर ने बीरबल को एक और इनाम दिया। भाग 11। बीरबल की अनुपस्थिति। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे और उन्होंने उसे राज्य से बाहर भेजने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर को यकीन दिलाया कि बीरबल के बिना भी राज्य सुचारू रूप से चल सकता है। बीरबल को निर्वासित कर दिया गया, लेकिन जल्द ही अकबर को एहसास हुआ कि उनके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ रही है। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी बुद्धिमानी ही इस दरबार की असली ताकत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए उसे अनुभव करना पड़ता है। भाग 12। अंतिम चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे बताओ, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे ईमानदार व्यक्ति वह है जो अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, चाहे वो कोई भी हो। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए और बीरबल को एक और सम्मान दिया। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनकी मित्रता कई वर्षों तक चली। उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। भाग 13। सबसे सच्चा नौकर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा नौकर हो सकता है जो कभी झूठ न बोले? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, कल मैं आपको ऐसा नौकर दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक कुत्ते को लेकर आए और बोले, महाराज, ये रहा सबसे सच्चा नौकर। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, महाराज, ये सचमुच सबसे सच्चा नौकर है। ये जो देखता है वही बताता है और हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। न इसे लालच होता है, न ही ये किसी से झूठ बोल सकता है। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई और उन्होंने इनाम में बीरबल को एक कीमती अंगूठी दी। भाग 14। अनमोल चीज क्या है? अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति मेरे लिए सबसे अनमोल चीज लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी तरह तरह की चीजें लाए, सोना, चांदी, कीमती रत्न, दुर्लभ वस्तुएं, लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपके लिए सबसे अनमोल चीज लाया हूं, समय। इसे न कोई खरीद सकता है, न कोई इसे वापस ला सकता है।